मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर और इस क्षेत्र में मुझे विकास करने का अवसर मिला और इसी विकास के क्रम में ग्राम पंचायत सूरजगांव के वरिष्ठ जन और सरपंच साहब और विद्यालय परिवार की तरफ से मांग आई कि राजकुमार जी हमें प्रार्थना करते हैं उस दौरान बारिश होती है तो बारिश का सामना करना पड़ता है, गर्मी होती है तो गर्मी का सामना करना पड़ता है, तो हमें डोम की जरूरत है। और सरपंच साहब आपके ऐसे मीठी वाणी वाले और एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं कि कहीं पर भी कुछ लेने के लिए जाएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे। और इसी क्रम में आप सबकी मंशा अनुरूप ये डोम की मैंने स्वीकृति दी और उन्होंने शानदार इस डोम का निर्माण कराया और इसके उद्घाटन कार्यक्रम में आज हमारे मंचासीन अतिथि बीएपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके सागवाड़ा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी भी रहे और मात्र 5000 वोटों से कहे कि थोड़ी चुप की वजह से रहे। हमारे बीच में ये डूंगरपुर जिले के जिला अध्यक्ष भाई अनुतोष जी, दिनेश जी पारगी, सागवाड़ा और गलियाकोट दोनों ब्लॉक अध्यक्ष भाई सुनील जी, मुकेश जी, समस्त मंडल और ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य, ग्राम पंचायत सूरजगांव के सरपंच साहब, पूरी पंचायत कार्यकारिणी, इस पांडाल में विराजमान हमारे भक्तगण जिन्होंने गोविंद गुरु महाराज संत सुरवाल महाराज की जो भक्ति मार्ग है, इन भक्ति मार्ग पे चलते हुए भजन के माध्यम से हमारा स्वागत किया, उसके लिए मैं हमारे भक्तगण को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। पांडाल में विराजमान आदिवासी समुदाय की हमारी माताएं बहनें, इस पांडाल में जैन समाज, ब्राह्मण समाज, पाटीदार समाज, पंचाल समाज, सभी वर्ग के बुनकर समाज, सारे समुदाय के वरिष्ठ जन, माताएं बहनें, आप सभी ने दिल से स्वागत किया है क्योंकि आपके चेहरे से हमें लग रहा था, आपके जो भाव थे उससे लग रहा था। और उसी बीच में हमारा पुलिस प्रशासन के साथी, मीडिया के साथी, आज हमें आने का अवसर मिला और आपसे रूबरू होने का अवसर मिला। मेरे से पहले स्थानीय साथियों ने, इस विद्यालय परिवार के संस्था प्रधान ने और हमारे पार्टी पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। हमारे जो बच्चे हैं, इन बच्चों के भविष्य को लेके, इस गांव के विकास को लेके, इस क्षेत्र में हमें क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या समस्या है, उसका समाधान कैसा करना है, उसको लेके बात रखी। ये बात हर कार्यक्रम में, हर मंच पे होती है। कोने भी नेता ने हमारा हित नेता हमने बात था और हर कोई नेता प्रयास करता है। हम सबका मकसद ये है कि हम इस इलाके का विकास कैसे करें। हमारे यहाँ इलाका में नानी मोटी सी समस्या है ना, समाधान हरते करा। हमार 16 हरती भणी, हमार 16 बड़ी गणी ने नौकरी हरते लागी, धंधो पानी हरते करी, इस सबनी आशा है। हमारा सबकी समस्या भी यही है और इसका समाधान के लिए ही सबकी एक उम्मीद है। साथियों, ये राजस्थान राज्य के अंदर हमारा डूंगरपुर जिला, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा राज्य है, अलग अलग इलाका। जब मैं जयपुर था, विधायक था, तो हम जयपुर जाते थे तो वहां परिचय निकलता था कौन से इलाके के विधायक है, कौन से इलाके के, तो डूंगरपुर था, डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों नाम साथ में आते और इमेज क्या बनती सामने वाले के चेहरे से, वो ठीक है डूंगरपुर बांसवाड़ा मतलब बिल्कुल पिछड़ा इलाका। मैंने सीकर से बीएड किया था 2014-15 में, तो सीकर में हम हमारे डूंगरपुर जिले का नाम देना धीरे धीरे कम कर दिया था। रीजन क्या था, हम डूंगरपुर यूं कहते थे, डूंगरगढ़ यूं कहते।
शिक्षा की दृष्टि से सीकर और झुंझुनू दोनों डेवलप जिला है, लेकिन वहां की जनता को राजस्थान का ये हमारे डूंगरपुर जिले के बारे में जानकारी ना के बराबर। हमारी पहचान जयपुर स्तर पे उस इलाके में क्या थी? ये तो पिछड़ा इलाका, आर्थिक रूप से पिछड़ा, शारीरिक रूप से पिछड़ा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में पिछड़ा। हमारे कुछ बच्चे को लग रहा है कि नेता बांटने पासवाले आज से मजा आने के मास्टर बांटने बैठे कमरा में अपने मजा ले लिए, मेरे कमरा हट जाए मेरा कहीं नहीं। तुम्हार अनुरोध है कि मासा हजार बंद कमोगे अंदर जाकर फूटेंगी या मस्ती करेंगी, क्योंकि आने लगी कि आज अपने समाज अंदर समापन करें थे ये कौन नाने उधर लास्ट में एक तो रूम के अंदर कबड्डी खेल रहे शायद, तो थोड़ा शांति करवाए को। तो हमारा जो इलाका आज हम दिल्ली है तो हम कहते हैं राजस्थान के कहा से? राजस्थान राज्य से। तो परिचय क्या है? राजस्थान मतलब रेगिस्तान, मतलब रेतीलो इलाकों का, इस इलाके से आते हैं। और इस इलाके का जब भी हम नाम लेते हैं कहीं बाहर जाके तो अलग से ही एक दृष्टिकोण बनता है, लोगों के अंदर अलग ही धारणा है। और मैंने और हमारे साथियों ने प्रयास किया कि इस धारणा को बदलना है। हम आर्थिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन दिमाग से, हौसले से, बुलंदियों से पिछड़े नहीं हैं। हम मेहनत के मामले में पिछड़े नहीं हैं, हम मेहनत के मामले में पिछड़े नहीं हैं। ये पिछड़ेपन का रीजन क्या रहा? हम राजधानियों से दूर रहे। आज आदिवासी समुदाय के अंदर बात आती है पूरे देश लेवल पे, तो ये दिमाग में रहता है, सच्चाई है कि मीणा समाज ने सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का लाभ लिया। सच्चाई है ये। रीजन क्या है? वो देश की राजधानी दिल्ली से नजदीक रहे, राज्य की राजधानी जयपुर से नजदीक रहे। हमारे कई भाइयों ही हमारे चिखली सालाडाड जोवाले तो कई अपने आदमी जी डूंगरपुर जिला मुख्यालय में नीति हुए, राज्य की राजधानी तो दूर निवास। ये राज्य और देश की राजधानी के नजदीक होने की वजह से उनको सुविधा मिली। कोई भी सरकारी भर्ती हुई तुरंत अपडेट हुए। अपने तो 5 साल पहले, 10 साल पहले ये स्थिति थी, किसी की नौकरी लगती थे कॉल लेटर आपको क्या, आपको डाक में, और डाक में आपको थे कई फराया हो था, तो क्योंकि मार गिर भी एक दिन पीढ़ी थी कि नौकरी लगती, सिलेक्शन होता तो डाक में थ्रू लेटर आपको, और डाकियों को तो थोड़ा थोड़ा बाद लेट आता तो डेट आती रहती। 10 साल पहले हमारे इलाके में ये स्थिति। आज तो जो ऑनलाइन मेल ये सारी चीजें सुविधा हुई, वो इलाका दिल्ली जयपुर के नजदीक रहा और इस वजह से लोगों को लाभ मिला। और इसीलिए वो लोग आज आईएएस है, आरएस है, और जयपुर और दिल्ली के पास में रहने वाला प्रत्येक वर्ग, जैन समाज का होगा, ओबीसी का होगा, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, उनको लाभ मिला। और वहां हर दूसरे घर में आईएएस आरएस बने। और हमारे यहाँ पिछले 5-10 साल से थोड़ा बहुत, और इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि नया राज्य का निर्माण करना चाहिए। नया बिल राज्य, बिल प्रदेश के नाम से आने वाले समय में कई लोग फिर तर्क वितर्क करते हैं कि बाकी समुदाय का क्या होगा। ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर सभी समुदाय के हमारे भाई बड़े बुजुर्ग हैं। अगर ये आजादी के वक्त ये इलाका अलग राज्य के रूप में निर्माण हुआ होता तो आज हमारी जो स्थिति है, माही डैम बना के गुजरात में पानी ले लिया, ये स्थिति आज नहीं होती। स्थानीय हमारे साथ भट्ट साहब ने किसी ने कहा था कि माही और करना का पानी, बांसवाड़ा में पानी है लेकिन डूंगरपुर में पानी नहीं। मैं विधायक बना, मैंने प्रयास किया, सरकार ने जवाब क्या दिया। 1966 में गुजरात ने बजट दिया, राजस्थान ने जमीन दी और माही और करना बढ़ाकर बना 1960 में। समझौते में लिख दिया है कि माही और करना का 90% पानी कौन उपयोग करेगा? गुजरात। लोग हमारे विस्थापित हुए,
आज भी सागवाड़ा इलाके, गलियाकोट इलाके में आज भी विस्थापित लोगों जे विस्थापित था जगह टंगे नहीं मिली। 10,000 परिवार 1966 में विस्थापित हुए। 10,000 परिवार। एक परिवार में उस समय तो 10 से 15 लोग मानो, और वो 10,000 परिवार के आज कितना परिवार हुआ होगा? 3 दूसरी पीढ़ी आएगी, मतलब 20 से 25,000 परिवार और 2 से 3 लाख के आसपास की पॉपुलेशन मानो। लोग हमारे विस्थापित हुए, जमीन हमारी गई, पानी हमारी छोटी छोटी नदियों से जाता है, और उपयोग कौन करेगा? गुजरात ये समझौता कर दिया। इस क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ क्यों हुआ? अभी प्रयास कर रहे हैं कि जालौर पानी सूर्य ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उधर भी इंसान ही रहते हैं, उनको भी मिलना चाहिए पानी। लेकिन पहली प्रायोरिटी इस इलाके पर। ये लड़ाई सभी संगठन वालों को मैंने कहा है कि हम सबको मिलकर लड़नी चाहिए, क्योंकि पानी मिलेगा तो ऐसा नहीं है सिर्फ बाप पार्टी वाला पिएगा या भाजपा वाला पिएगा, कांग्रेस वाला पिएगा, ये थोड़ी है, सबको मिलेगा। और मैं कहता हूं, पिछली बार मैं विधायक था, गहलोत जी से मिलके 886 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया, कडाना से गिजी घाटा तक पेयजल परियोजना। और इसी का इस गवर्नमेंट ने, क्योंकि सागवाड़ा विधायक जी ने फिर शायद प्रयास किया और लगा था हम पीछे रह गए। मेरे वक्त गलियाकोट वाला, भोजपुरा, चिखली, सिमलवाड़ा और जोत्री 353 गांव हैं। 353 गांवों में पेयजल परियोजना 886 करोड़ की सैंक्शन हुई थी, टेंडर भी हो गया है और अभी सर्वे हो रहा है, और पेयजल की लड़ाई पर जीत गए हैं। और अब दूसरी लड़ाई है पीवानी पानी की लड़ाई, तो जीती गया। आने वाले 2-3-2.5 साल के अंदर हमारे इलाके में पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा, पीवाने पानी। अब बीजी लड़ाई है सिंचाई नहीं, पानी नहीं। अगर हमारे ये पानी मिलेगा तो हमारे पैसे गुजरात जाए, बम्बई जाए, कुवैत जाए, ये तो बाहर मजदूरी करवा नहीं जाओ पड़े। और ये लड़ाई मैं कहता हूं कि एक जन आंदोलन के रूप में हो, सभी पार्टियों के लोग मिलकर लड़े और ये लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के हमें हमारा इलाके में माही और कड़ना का सारा पानी सिंचाई के लिए मिलना चाहिए। लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी। आज इसी क्रम में इस इलाके के अंदर हमने देखा है एजुकेशन के मामले में 3rd ग्रेड के टीचर नॉन टीएसपी इलाके के बहुत सारे लगे हुए हैं, और वो टीचर भी चाहते बेचारे कि हम हमारे गृह जिले में चले जाएं, और इस क्षेत्र के युवा भी बेरोजगार भी चाहते हैं कि 3rd ग्रेड बनने के काबिल तो हम भी बन गए हैं, अब ताकि वो जाए, सीटें खाली हो तो हम भी नौकरी लगे। तो सरकार हो के कि टीएसपी से नॉन टीएसपी में ट्रांसफर 3rd ग्रेड का नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि वहां की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और 1st ग्रेड और प्रिंसिपल ने हमारे यहाँ हालत खराब है, और प्रिंसिपल ने 1st ग्रेड वाला अभी महीना 2 महीने में ट्रांसफर कराड़ी नहीं थी, और वहां हालत नहीं बिगड़ी थी। ये लड़ाई सभी समुदाय, सभी पार्टी वालों को मिलकर लड़नी चाहिए कि हमारे इलाके के अंदर जब राज्य सरकार 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और प्रिंसिपल की जब भी नियुक्ति होती है तो पहली प्रायोरिटी ये इलाका हो, 10 साल के लिए बैंड लगे, उनके ट्रांसफर होके नहीं जाए। 3rd ग्रेड के हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में हो गए, हमें 1st ग्रेड प्रिंसिपल ने व्याख्या कर दीजिए आज स्कूलों में नहीं। ये लड़ाई आज अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे, हम शिक्षा की ओर जा रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आज नौकरी लगना। पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? नौकरी लगना। और नौकरी क्यों लगना है? पैसा कमाना पड़े अगले, यही है क्या? हर बेरोजगार या हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी लगे, और नौकरी इसलिए लगना है कि अच्छा पैसा कमाए, ताकि बड़ी गाड़ी आए, एसी आए, फ्रिज आए, कूलर आए, सब बच्चा पक्का होगा बने। अच्छी बात है, यही होना भी चाहिए, लेकिन पहली प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का अर्थ ये है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा, थोड़ा समझदार, ज्ञानी और सभ्य इंसान बने, ये पहला उद्देश्य होना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं शिक्षित की बात हो रही है, लेकिन आने वाले समय में
आज આપણે લાડી જોવા જઈને હું કઈ કેટલી ભણેલી હે પૂછો પેલા नौकरी कर है कि नहीं कर है हम पूछो। और एक बात ये है 5 साल बाद कतली बनेली है हम नहीं पूछेंगे, संस्कारी है कि नहीं है हम पूछेंगे, शारीरिक रूप से भी मजबूत है कि नहीं है हम सोचेंगे, मड़वान के शक्कर खाए नीचे नहीं पड़ी जाए हम तेल जोएंगे। हम शिक्षा की ओर भागे जरूर लेकिन संस्कार भूल गए। कई लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी लग गए शिक्षित होके लेकिन संस्कारी नहीं है। और मेरी नजर में जो संस्कारी नहीं है, किताबी पाठ्यक्रम पढ़ के भले नौकरी लग गया है, उस हिसाब से उसको हम शिक्षित नहीं मान सकते। जिसके अंदर संस्कार नहीं है वो शिक्षित नहीं हो सकता है। और शिक्षा किताबों से ही नहीं मिलती है, परिवार से भी मिलती है, माँ बाप से भी मिलती है, समाज से भी मिलती है। पहली शिक्षा से ये कि परिवार के भी हमारे कालो अब बढ़िया भणी नौकरी लागी गयो એને ખબર જ નહીં है कि हमारे घर में कोई मरी जाए तो नहीं आगणाम बेव पड़े, खबर જ नहीं थी। शिक्षित थोड़ा हम पढ़े वो शिक्षित काम का नहीं है हमारा। पढ़ लिख के नौकरी लग गया लेकिन समाज के संस्कार नहीं है उसको। काका बाबा मामा बुआ उनकी बहन बेटियां उनके हमारे रिश्ते में क्या लगती है, अगर वो नहीं पता है तो भले वो पढ़ लिख के नौकरी अधिकारी बन गया है लेकिन मेरी नजर में अपने सबकी नजर में वो शिक्षित नहीं हो सकता। एक चीज मैं सोचू ने कापा आप जाता वाड़पन साहब भाषण आलवा बल्ले पहला विचार करता था आनंद हमो थोड़ा कमजोर देखा जो पहला हिंदी ठोकता था टूटी फूटी मार जी हमारे हुए दिमाग में आपने देसी भाषा ये वाली बोला था आपने कमजोर बनाई दी। और जिम्मेदार बनी गया हूं कि बतुए આપણે ભાઈ करे ऑफिस में जाए, थाना में जाए, तहसील में जाए तो देसी भाषा में बोले भूखे आते अनपढ़ है, गवार है। मार इनके वो कि अपनी डीसी में बोल जा पेलान हमस में नहीं अब जी पेलो अपना मुंह के गवार इनके तो अपनी डीसी में बोल जा पेलान हमस में नहीं अब जी अपनी नजर में ये गवार है कि नहीं समझ में आती आजोगे भाई पेलान इंग्लिश आवड़े अच्छी हिंदी आवड़े। हाँ ये जरूर कह सकता है कि भाई आपकी बोली लोकल भाषा है मुझे समझ में नहीं आई तो कोई ट्रांसलेटर विभाग का कर्मचारी बुला के समझ ले वो बात अलग है। लेकिन क्या मेंटालिटी क्या है कि हिंदी अच्छी नहीं बोल रहा है, इंग्लिश नहीं बोल रहा है और देसी भाषा बोले तो आता अनपढ़ गवार है। ये अपना अनपढ़ गवार है कि जो है कि इन्हें अपनी भाषा समझ में नहीं आप એટલી કેજુ કોઈ યો બોલે આપણે સમજ में नहीं આવજો तो આપણી નજર में આપણે બોલે એ भी अनपढ़ गवार है तो गवार ही है कि नहीं। अब ये कार्य भी अपन जी आवड़े बेस्ट है હીકવાનો પ્રયાસ જરૂર કરવો है। એવો ને રાજકુમાર जी કેજો એટલે આપણે કરે તો બિલકુલ हिंदी ही ने इंग्लिश हिंग्लिश ने नहीं करना का सीखना है, हमारे बच्चों को सिखाना है। लेकिन हमारी जो बोली भाषा है, हमारी संस्कृति है, वो सबसे बड़ा धरोहर है, वो हमारा आभूषण है, वो सोना चांदी से भी महत्वपूर्ण है, वो हमारा जड़ है और वही हमारा जड़ है, वही हमारी पहचान है। वो पहचान नहीं रहेगी तो हमारा आइडेंटिटी और आने वाली पीढ़ी को आत्मविश्वास नहीं जगेगा। એટલે કાર્ય દિમાગ में नहीं રાખવું कि આપણે બોલવાનું મારે વાળાને સમજ में नहीं આવજો મને हिंदी नहीं आवड़ती है जीवी आवड़े આપણે दिस इज मिल अगर हिंदी नहीं आवड़े क्योंकि ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बालपन साहब आए थे तो कोशिश करता था तो हमेशा ये दिमाग में नहीं रखना है कि हम कमजोर है, हम हैं और कॉन्फिडेंस भी नहीं आपको पास तो हमारे बच्चों को संस्कारी बनाना जरूरी है। शिक्षित के साथ संस्कारी बनाना जरूरी है। शिक्षित बन के बाजार में लेके हम केमिकल वाला दूध, केमिकल वाली सब्जी, केमिकल वाला खान पान तो हमारे आने वाली पीढ़ी वापस गांवों में आई और वही खेत कबाड़ेगी वापस, उसी खेत में खेती करना सीखना पड़ेगा। तो हमारे बच्चे पढ़ रहे इसका मतलब ये नहीं कि खेतर में काम नहीं कराड़ो, काम कराड़ो भाई। जो हरते वाले सार हरते काफी ये भी एक एजुकेशन है, ये भी एक शिक्षा है। सिर्फ सोपड़म है ही शिक्षा नहीं, घेर नो काम काज आवड़े, बोलता आवड़े, व्यवहार रखता आवड़े, ये भी शिक्षा है।
तो पहली शिक्षा सामाजिक पारिवारिक शिक्षा है, उसको हमें बच्चों को देना है। और पारिवारिक और सामाजिक शिक्षा के बिना अगर पिता भी शिक्षा ही ग्रहण कर लिया तो ये दिक्कत करता है बाद में, न घर का न घाट का रहता है, वो हमेशा विवादित रहता है, हमेशा बीच में रोड़ा अटकाने का काम करता है ऐसा व्यक्ति समाज में, परिवार। इसलिए हमें जिसका ध्यान रखना है, सोलन खाई पे काटा रखना, सोलन खाई पे ने काटा रखना। हमारे शायद जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, मैं इस बात को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। मैं विधायक था उस समय, हमारे पाटली में गुजरेश्वर मंदिर है, तो मैं उसी रास्ते से निकलता हूं।